हेलो फ्रेंड। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्क ऑन एनर्जी का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, इसके नीचे फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ1 है, इस ब्लॉक का मास m2, फ्रिक्शन कोफिशिएंट μ2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k के बराबर है और ये जो फोर्स लगा हुआ है एक कांस्टेंट फोर्स है। पूछ रहा है इफ f इज कांस्टेंट फोर्स देन फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f सो दैट m2 स्टार्ट स्लाइडिंग। कह रहा है इस फोर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू कर दे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। अब फ्रिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुम लोग क्या करते थे, यहाँ का फ्रिक्शन वैल्यू पहले लिख लेते थे। कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन μ1 m1g। वैसे यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन लिख लेते थे कितना μ2 m2g। लिख लिया फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। अब देखो अगर ये स्ट्रिंग होता ना, अगर ये रस्सी होता तो मैं कहता कि ये फोर्स इस दोनों फ्रिक्शन के सम से अगर ज़्यादा हो गया तो ये भी ब्लॉक और ये भी ब्लॉक एक साथ स्लाइडिंग शुरू कर देंगे। मतलब अगर स्प्रिंग के जगह पे, तो मैं यहाँ पे अलग से लिख सकता हूँ कि अगर स्प्रिंग की जगह पे क्या होता, स्ट्रिंग होता, तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी दिस वन इज नथिंग बट μm1g प्लस μm2g। क्योंकि दोनों ब्लॉक को एक साथ सेलेक्ट करना है, दोनों ब्लॉक को एक साथ सेलेक्ट करना है। अगर ये रस्सी होता जिस वक्त ये ब्लॉक सेलेक्ट करता उस वक्त ये भी सेलेक्ट करता, तो इस f का मिनिमम वैल्यू इसके बराबर आएगी। लेकिन अगर ये स्प्रिंग है तो ऐसा नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा कि ये फोर्स की वजह से सबसे पहले ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। अगर ये फोर्स इससे ज़्यादा है तो ये ब्लॉक पहले सेलेक्ट करेगा, और जब ब्लॉक भागना शुरू करेगा तो स्प्रिंग में इलांगेशन आना शुरू होगा। जब स्प्रिंग में इलांगेशन आना शुरू होगा तब जाके इस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगी, तो ये फ्रिक्शन पीछे आएगा। और जब यहाँ का स्प्रिंग फोर्स इस फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा तब जाके ब्लॉक यहाँ पे स्लाइडिंग शुरू करेगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब इस स्प्रिंग के केस में है कि ये ब्लॉक पहले स्लाइड करेगा और यह ब्लॉक तब स्लाइड करेगा जब यहाँ का स्प्रिंग फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो या जस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ, कंडीशन टू बी स्लाइड, कंडीशन टू बी स्लाइड ऑफ m2 के स्लाइड करने की कंडीशन क्या है कि इस स्प्रिंग का फोर्स मान लो कि x0 आता है। जिस वक्त ये ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू करता है उस वक्त स्प्रिंग का इलांगेशन x0 हो जाता है, x0 हो जाता है। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा इसके ऊपर kx0, और फ्रिक्शन फोर्स कितने का है μ2 m2g का है। तो जिस समय ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा या उससे थोड़ी ज़्यादा होगा, ये ब्लॉक स्लाइडिंग करना शुरू कर देगा। मतलब लिमिटिंग कंडीशन आप कह सकते हो कि ये इसके बराबर होना चाहिए। कंडीशन टू बी स्लाइड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अगर मिनिमम एफ निकालना चाहते हो तो इस मिनिमम एफ केस में ये एफ कम से कम इतना तो हो ताकि इस स्प्रिंग का इलांगेशन इतना कर दे सो दैट दिस फोर्स बिकम इक्वल टू दिस। तो जो फोर्स लगा रहे हो कम से कम इतना रखो ताकि इस फोर्स की वजह से इस स्प्रिंग का इलांगेशन x0 इतना आ जाए ताकि स्प्रिंग फोर्स इस फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाए, यह ब्लॉक स्लाइडिंग शुरू कर देगा। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्लाइडिंग कंडीशन इज kx0 इज इक्वल टू μ2 m2g दिस वन। तो यहाँ से आपने x0 निकाल लिया, μ2 m2g अपन k। इसका मतलब अगर इस ब्लॉक को स्लाइड करना है तो स्प्रिंग का जो फोर्स आना चाहिए उसके लिए जो स्प्रिंग का इनोवेशन आएगा वो इतना होना चाहिए, तो ये ब्लॉक स्लाइडिंग की कंडीशन में आएगा। नाउ अब क्या करेंगे, अब बात करेंगे m1 पे। हम अब ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं m1 की, अभी तक m2 पे कर रहे थे कि m2 स्लाइड कब करेगा। पहले मैंने काम किया m2 पे कि m2 स्लाइड कब करेगा। इससे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला कि m2 स्लाइड कब करेगा, जब स्प्रिंग का इलांगेशन इसके बराबर हो जाएगा। अब हम काम करेंगे m1 पे। तो इधर वर्किंग हमने m2 पे किया और इधर हम वर्किंग m1 पे करेंगे, m1 पे। तो ये जो फोर्स लगा हुआ है m1 पे, इसके वजह से ये ब्लॉक आगे भागेगा तो इस स्प्रिंग का इलांगेशन धीरे धीरे आएगा। अचानक से x0 थोड़ी हो जाएगा, पहले स्प्रिंग इलांगेशन 0 है, फिर बढ़ के कुछ आएगा, फिर बढ़ के कुछ, फिर बढ़ के कुछ, फिर बढ़ के x0 जाएगा। इसका मतलब इस ब्लॉक पे फोर्स अगर दिखाया जाए तो कौन कौन सा फोर्स दिखेगा, एक F दिखेगा, एक स्प्रिंग फोर्स kx दिखेगा और दूसरा फ्रिक्शन दिखेगा। फ्रिक्शन पीछे को किसके बराबर है, μ1
m1g इसके बराबर है। ठीक है, तो किसी टाइम पे अगर इस स्प्रिंग का एलोंगेशन x के बराबर है तो स्प्रिंग फोर्स kx, अप्लाइड फोर्स F और फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखेगा। और ये ब्लॉक कितना मूव किया है इस पोजीशन से, x दूरी मूव किया है, तभी तो स्प्रिंग फोर्स x दिखा रहे हो। मतलब ये ब्लॉक यहाँ से x दूरी मूव करके इस कंडीशन पाया हुआ है यहाँ पे, और तब जाके आप इसकी एफबीडी में आप इतना दिखा रहे हो। अब लगाएंगे वर्क-रेजी थ्योरम इस ब्लॉक के ऊपर। लिखेंगे ब्लॉक पे वर्क-रेजी थ्योरम, वर्क डन बाई कैपिटल F प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, दिस फ्रिक्शन, प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इस ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए k है, और इनिशियली क्या था, 0, रेस्ट में था। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी k इनिशियली रेस्ट में था। तो मैं इसको चाहूँ तो लिख सकता हूँ हाफ एम बी स्क्वायर, और m की जगह पे m1, हाफ m1 बी स्क्वायर। अब लिखेंगे f का वर्डन। f एक कांस्टेंट फोर्स है, f कांस्टेंट फोर्स है। अब ब्लॉक x डिस्टेंस आगे भागा है, तो f का वर्डन क्या है, कैपिटल F इंटू x। मान लो x0 तक लेके चलना है, तो x0 तक लेके चलना है तो स्प्रिंग फोर्स x0 हो जाएगी। तो x0 तक मतलब 0 से लेके x0 तक, 0 से लेके जब ये ब्लॉक x0 तक गया है, उस इंटरवल में मैं इस ब्लॉक पे वर्क-रेजी थ्योरम लिख रहा हूँ। तो इस फोर्स का जो वर्डन आएगा F इंटू x0, कॉन्स्टेंट फोर्स है। फ्रिक्शन भी ये कांस्टेंट फोर्स है, तो फ्रिक्शन पीछे का काम कर रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे टू है x0 के बराबर। तो फ्रिक्शन का वर्डन क्या आएगा, माइनस μ1 m1g इंटू x0। स्प्रिंग फोर्स का जो वर्डन होता है, क्योंकि ब्लॉक आगे जा रहा है, स्प्रिंग इलॉन्गेटेड हो रहा है, तो वर्डन क्या होगा, माइनस हाफ के x0 का स्क्वायर। तो इस फोर्स का वर्डन एफ x0, फ्रिक्शन का वर्डन माइनस μ1 m1g इंटू x0, स्प्रिंग का वर्डन माइनस हाफ के x0 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ से x0 से डिवाइड करके सब उधर भेज दो, तो यहाँ से f की वैल्यू आएगी μ1। अच्छा, x0 की वैल्यू कितनी है, x0 से डिवाइड करोगे तो आएगा μ1 m1g प्लस ये आएगा हाफ, x0 से डिवाइड करो तो बनेगा क्या, और सबको उधर भेज रहा हूँ तो बनेगा हाफ के x0 अब प्लस हाफ एम बी स्क्वायर बनेगा अपान x0 आएगा। ठीक है, अच्छा जब यहाँ से अगर मैं प्लेस कर दूँ के x0 की वैल्यू, तो μ2 m2g आएगी, उठा के यहाँ पर रख दो, तो ये कितना आ गया, μ2 m2g डिवाइड बाई 2 आ गई। अच्छा तुम देखो, चूंकि क्वेश्चन में μ2 कांस्टेंट है, m2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट है, तो x0 कांस्टेंट आएगा। तो अगर x0 कांस्टेंट है तो इस f की मिनिमम वैल्यू, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, और भी वेरिएबल है, क्योंकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। तो फिर पूछे कि इस f की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब आएगी जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, 0। जब v के जगह पे 0 प्लेस करोगे तब जाके f मिनिमम आएगा, अदरवाइज v के जगह पे कुछ भी प्लेस करोगे इस f की वैल्यू और ज़्यादा आएगी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो f की मिनिमम वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू, दिस वन इज नथिंग बट μ1 m1g प्लस μ2 m2g बाई 2, दिस इज द मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर f मिनिमम। तो अब एक चीज देखो, यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स था μ1 m1g और यहाँ का μ2 m2g, और ये जो फोर्स है मिनिमम फोर्स, कांस्टेंट फोर्स, इन दोनों ब्लॉक में इसी तो पहले स्लाइड करेगा। इस ब्लॉक को स्लाइड करवाने के लिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, दिस फोर्स प्लस इस फोर्स का आधा आ रहा है, हाफ आ रहा है। यही जब स्ट्रिंग होता तो आधा नहीं होता, दोनों को ऐड करना पड़ता। ये सब पता है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इसके वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। ये वेलोसिटी कुछ ऐसा रोल प्ले कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो फोर्स आ रहा है ना, वो यहाँ का फ्रिक्शन प्लस यहाँ का फ्रिक्शन के साथ इस फ्रिक्शन के आधे से हो जा रहा है। अब थोड़ी सी एनालिसिस बताता हूँ इसका कि एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा है। तो चलो इसकी एक एनालिसिस कर लेते हैं, बेसिकली हो क्या रहा है देखना। वो ये रहा है कि ये जो ब्लॉक M2 है ये अभी रेस्ट में है, सुनते रहना, M2 रेस्ट में है, और अभी इस कंडीशन को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ
ये कंडीशन पे ये नेचुरल लेंथ है बेसिकली, और यहाँ पे स्पीड 0 थी तो स्पीड 0 है, और ये जो ब्लॉक M1 है वो यहाँ पे, और इस पे फोर्स आगे की ओर लगा हुआ है F के बराबर, ये फोर्स F लगा हुआ है इस ब्लॉक पे। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स 0 है तो ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा, तभी तो इसकी आगे जाएगा, तभी तो यहाँ का स्प्रिंग इलोंगेटेड होगा। यहाँ की स्प्रिंग इलोंगेटेड कब होगा? जब ये ब्लॉक आगे की ओर जाएगा। तो जब आगे की ओर जाएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि शुरू में एक्सेलरेशन आगे की ओर है, तो शुरू में एक्सेलरेशन आगे की ओर है तो स्पीड बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगी, एक जगह आके मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कहाँ होती है? जहाँ नेट फोर्स 0 होता है। तो जहाँ नेट फोर्स 0 होगा वहाँ मैक्सिमम होगा, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। और जहाँ पे स्पीड 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रीम पोजीशन। याद करो, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मीन पोजीशन है। चलो मीन पोजीशन पे इस ब्लॉक की एबीडी बना के देखते हैं क्या है। ये आंसर आ चुका है, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। इस ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो एफ आगे दिखाओगे, स्प्रिंग फोर्स के एक्स में पीछे दिखा रहा हूँ, और फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे रहेगा, μ1 m1 g के बराबर। ये है मीन पोजीशन पे। नेट फोर्स 0 करो, तो नेट फोर्स 0 करो तो इससे क्या आएगा? F बराबर के एक्स प्लस म्यू m1g आएगा। और इस F की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख दो। एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए इसका यूज कर रहा हूँ। जब इसके यहाँ पे रखोगे तो म्यू m1g, तो μ1 m1g प्लस μ2 m2g/2, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इससे x की जो वैल्यू आएगी μ2 m2g/2 के आ जाएगी। मतलब ये जो वैल्यू बनेगी μ2 m2g/2 के, ये 2 है ना, बाई 2 के आएगी। ये डिस्टेंस इतना आ गया। और याद करो इस ब्लॉक को स्लाइड करने का कंडीशन क्या था? इस ब्लॉक को स्लाइड करने की कंडीशन था कि ये फोर्स इसके बराबर होगा। ये तो किए थे, तो यहाँ से क्या आया था? यहाँ से आया था x0 की वैल्यू μ2 m2g डिवाइड बाई के, इसको इक्वेट कर दिया, तो μ2 m2g अपान के ये आ गया। ये x0 कहाँ से होगा? नेचुरल लेंथ से दूरी है। और जब इस इलोंगेशन को अटेंड कर रहा है यह ब्लॉक, तो उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है। मतलब इसमें एक और एक्सट्रीम है, इसमें एक और एक्सट्रीम है जहाँ पे स्पीड 0 हो रहा है, यहाँ पे भी स्पीड 0 हो रहा है, और यहाँ पे भी स्पीड 0 हो रहा है। और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? ये जो आ रहा है ये बेसिकली इसी का तो टॉइस है। और ये जो दूरी आया x0, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, टोटल इलोंगेशन। तो टोटल इलोंगेशन यहाँ से यहाँ तक होगा ना, और ये दूरी उसकी आधी है। मतलब ये भी दूरी क्या होगी? μ2 m2g अपान 2 की होगा। तो इसमें मोशन कैसे हुआ? मोशन ऐसे हुआ कि ये वाला ब्लॉक जब यहाँ से शुरू किया मोशन, तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम स्पीड हुई तो नेट फोर्स 0 हो गया, नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो गया इस ब्लॉक पे। लेकिन वेलोसिटी की वजह से वो और आगे निकल गया। तो वेलोसिटी की वजह से और आगे निकला तो स्प्रिंग और इलोंगेटेड होगी। और जैसे ही ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा, इसका इलोंगेशन x0 के बराबर पहुंच जाएगा, और ये ब्लॉक जस्ट स्लाइडिंग कंडीशन में आएगी। मतलब अगर इस फोर्स को अगर आप इतना लगा देते तो इस ब्लॉक का मोशन कैसा होता? ये ब्लॉक इधर आता, बढ़ते बढ़ते स्पीड मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0, और जैसे यहाँ पे आता ये जस्ट स्लाइड होने की कंडीशन में होता। अगर इस फोर्स को इससे हल्का सी भी ज़्यादा लगा देते तो क्या होता? ये वाला ब्लॉक इस एक्सट्रीम पे न रुक के हल्का सा आगे जाता। जब हल्का सा आगे जाता तो स्प्रिंग इतना इलोंगेटेड हो जाता कि इस ब्लॉक को भगा देता। तो अब हमें ये जानना है कि इस फोर्स के लगने के बाद जब ये ब्लॉक इस एक्सट्रीम पे जाएगा, उसके बाद क्या वापस लौटेगा कि कुछ और होगा? देखते हैं क्या होगा। इसके लिए मैंने क्या किया, देखना, उस एक्सट्रीम पे जब ब्लॉक की वीडियो बनाओगे ना, तो स्प्रिंग फोर्स पीछे को दिखाओगे। स्प्रिंग फोर्स क्या होगा? के एक्स नॉट, और के एक्स नॉट जो स्प्रिंग फोर्स है वो बराबर है किसके? μ2 m2g के। भाई लिखे थे के एक्स नॉट इक्वल्स टू μ2 m2g। तो जब ये ब्लॉक यहाँ पर होगा, अगर एक वीडियो बनाओ यहाँ पे, तो फोर्स क्या दिखाओगे? पीछे को के एक्स नॉट का कितना? μ2 m2g का फोर्स पीछे दिखाओगे यहाँ पे। और ये वाला फोर्स आगे को कितना है? इसके बराबर। ये तो कांस्टेंट फोर्स तो रहेगा ही। तो μ1 m1g प्लस μ2 m2g/2।
अच्छा इससे ये घटेगा तो ये घटाओगे तो हाफ हो जाएगा, दिस वन इज हाफ। ठीक है, अब देखो, अब ये वाला फोर्स अगर इससे ज़्यादा है, सपोज करो ये फोर्स इससे ज़्यादा है, तो नेट फोर्स आगे को क्या होगा, नेट फोर्स आगे को हो जाएगा -μ2m2g/2 लिख सकते हैं। और इस बॉटम पे जो फ्रिक्शन है m1 के नीचे जो फ्रिक्शन है, m1 के नीचे जो फ्रिक्शन है उसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, μ1m1g है, μ1m1g है। तो मुझे बताओ इस वाले ब्लॉक पे कि ये जो फोर्स लगा हुआ है क्या इस फोर्स से कम है, हाँ, क्योंकि ये ज़्यादा है, क्योंकि इसे माइनस लग गया है, इसका मतलब कि यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक आके इस ब्लॉक को रोक देगा। तो एक्चुअली m1 की जो एबीडी बनाए थे तो तुम μ1m1g इधर दिखाए थे, और ये वाला फोर्स स्प्रिंग फोर्स kx तुम इधर दिखाया था, और जब मैं इसको kx की वैल्यू कितना रखा था μ2m2g, तो ये फोर्स कितना आ गया था, इतना। ठीक है, ओके, तो इतना फोर्स आगे की ओर है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन अचानक से स्टैटिक फ्रिक्शन आके जो कि इसके बराबर होगा और वैल्यू इससे कम होगी, इस ब्लॉक को मोशन को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ब्लॉक यहाँ पे फाइनली इस फोर्स एफ पे किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो मोशन कैसा होगा इसका, यहाँ स्पीड 0 है, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम, फिर घटते घटते 0। तो यहाँ से आते जाते समय फ्रिक्शन स्टैटिक था, लेकिन जैसे ही ब्लॉक वहाँ पहुँचा फ्रिक्शन अपने वैल्यू को कम करके इतना कर दिया ताकि नेट फोर्स क्या आ जाए, 0 हो जाए, और 0 हो गया स्टॉप हो गया। गॉट इट। तो हमने इस क्वेश्चन को देखा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ऐसे एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इस ब्लॉक का मास m2 है, इस ब्लॉक का मास m1 है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, एंगल थीटा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। कह रहा है इफ m2 इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इस ब्लॉक को रेस्ट से रिलीज किया गया है, देन फाइंड मिनिमम m2 सो दैट m1 स्टार्ट स्लाइडिंग अपवर्ड। कह रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि ये ब्लॉक ऊपर को स्लाइडिंग शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का हम फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे जो कि आएगा μm1g cos थीटा, और ये वाला फोर्स आप पीछे दिखा देंगे कितना, mg sin थीटा, m1g sin थीटा। और कंफर्म है कि अगर इस ब्लॉक को स्लाइडिंग ऊपर करना है तो ये जो फ्रिक्शन है वो किधर काम करेगा, पीछे पर काम करेगा, F दिखा दो। तो इस ब्लॉक को अगर ऊपर स्लाइड करना है तो m1g sin थीटा किधर काम करेगा, फ्रिक्शन इधर काम करेगा। एक और चीज, अगर ये स्ट्रिंग होती, रस्सी होती, तो ये वाला वेट ना सिर्फ इस फोर्स और इस फ्रिक्शन फोर्स के सम के बराबर हो जाता, तो फिर ये ब्लॉक स्लाइड कर देता। आपके पास स्प्रिंग है, फिर वही वाला प्रॉब्लम आएगी कि ये ब्लॉक भागेगा, स्पीड बढ़ेगी, फिर घट के 0 होगी, तो ये वाला जो फोर्स आएगा ना मास इसका, वो इसके सम से थोड़ा सा कम आएगा, /2 वाला फैक्टर इसमें भी आता है। तो देखो क्या लिखेंगे, m2g ऐसे दिखा दिया। अब इस कंडीशन फॉर स्लाइडिंग ऑफ दिस ब्लॉक, स्प्रिंग का इलॉन्गेशन x0 है, तो कंडीशन ऑफ स्लाइडिंग ऑफ m1 की स्लाइडिंग की कंडीशन क्या होगी, kx0 इज इक्वल टू दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स। तो m1g sin थीटा प्लस μm1g cos थीटा। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो इस फोर्स और इस फोर्स के सम के बराबर है। अब चूंकि इस स्प्रिंग का इलॉन्गेशन x0 हो गया, तो ये ब्लॉक कितना दूरी नीचे आएगा, x0 डिस्टेंस नीचे आएगा। और इस ब्लॉक पे दूसरा फोर्स क्या है, ये वाला स्प्रिंग फोर्स है, और कोई फोर्स है क्या, नहीं। तो इस ब्लॉक को लाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, तो क्या लिखोगे, m2g एक कांस्टेंट फोर्स है और x0 का डिस्प्लेसमेंट पाया, मल्टीप्लाई कर लो, और ये स्प्रिंग फोर्स है, इसका वर्डन क्या आएगा, हाफ के x0 का स्क्वायर आएगा। तो इसका वर्डन दिस फोर्स इनटू दिस, स्प्रिंग का वर्डन हाफ के x स्क्वायर बराबर चेंज ऑफ काइनेटिक से। तो मिनिमम मास के केस में ना इसकी फाइनल वेलोसिटी पता क्या आएगी, 0 आएगी। तो फाइनल काइनेटिक 0 और इनिशियल भी क्या था 0, लिखोगे ना हाफ mv स्क्वायर। तो जब इससे डिवाइड करोगे, देखो ना ये अगर ये काइनेटिक एनर्जी के है, तो अगर इस m को मिनिमाइज करना है तो इसको भी तो मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। तो इसको यहाँ से देखो x0 से x0 कट गया बिकॉज ऑफ उधर 0 है, तो यहाँ से m2g बराबर क्या बनेगा, kx0/2 बनेगा। अब kx0 की वैल्यू कितनी आई थी, इतनी है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो,
तो कितना आएगा m1 g साइन थीटा प्लस म्यू m1 g कॉस थीटा बाई 2। अब इस g से ये g कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी से m2 की वैल्यू क्या आएगी, दिस वन इज m1 साइन थीटा प्लस म्यू m1 कॉस थीटा बाई 2 एंड दिस वन इज आंसर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछना है तो आप अटेम्प्ट करिएगा वर्क पॉइंट की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे।